आज एजुकेशन बाय एके कक्षा 8वीं ऑनलाइन क्लास में विषय भूगोल में आर्द्रता और मेघ भाग 2 में आर्द्रता की जानकारी की रिकॉल करते हुए आपको पहले आर्द्रता की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद संघनन प्रक्रिया अर्थ पर चर्चा करते हुए मेघ का अर्थ क्या होता है उसकी जानकारी दी जाएगी। बच्चों, जैसा कि वायुमंडलीय ताप का स्रोत सूर्य है। सूर्य की उष्मा से धरातल, हवा, पानी आदि सभी गर्म होते हैं। पृथ्वी की सतह के वक्रता होने से सूर्य के किरणों में असमान वितरण, समुद्री समीपता तथा प्राकृतिक संरचना एवं समुद्र की ऊंचाई आदि कारकों के कारण देश के विभिन्न प्रदेशों क्षेत्रों में तापमान में असमानता मिलती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों प्रदेशों में वाष्पीकरण क्रिया में भी असमानता होती है। बच्चों, वाष्पीकरण क्रिया की असमानता के कारण वातावरण की अदृश्य हवा में अदृश्य जलवाष्प का असमान रूप से समावेश होता है। इस तरह से हम देखते हैं तो यह वातावरण में आर्द्रता, नमी, वायु की वाष्प जितनी अधिक होती है बच्चों, किसी वायु की वाष्प धारण क्षमता जितनी होती है, यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बनती है। विभिन्न तापमान पर वायु की वाष्प धारण क्षमता अलग अलग होती है। तो बच्चों, यहाँ आपको दो शब्द जो भौगोलिक शब्द हैं, कुछ नए शब्द दो मिले, वाष्प धारण क्षमता और वाष्प संतृप्त हवा। तो पहले हम वाष्प धारण क्षमता की जानकारी बच्चों देते हैं। वाष्प धारण क्षमता का मतलब होता है वायु की वाष्प का समावेश करने की क्षमता, और यह क्षमता वायु की उष्मा के अनुसार बदलती है। दूसरा शब्द है बच्चों वाष्प संतृप्त हवा, जिसको हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं, अर्थात विशिष्ट तापमान में जितनी अधिक से अधिक वाष्प का समावेश हो सकता है उसे हम वाष्प संतृप्त हवा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको दोनों नए भौगोलिक शब्दों की जानकारी हुई। अब हम वाष्प की आर्द्रता ज्ञात करने के लिए दो पद्धतियों की जानकारी है यहाँ, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो हम बच्चों आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यह जो आकृति बनी हुई है बच्चों, इस आकृति के द्वारा वाष्प संतृप्त अवस्था की जानकारी हम आपको देंगे। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, आकृति ए में वाष्प धारण क्षमता 40 दर्शाता है। आप देख रहे हैं उसका नीचे संकेत दिया गया है, संकेत को ध्यान में देखिए। वाष्प धारण क्षमता को ब्लैंक दिखाया गया है और वायु की आर्द्रता को
हम हरे रंग से दिखाए हैं। तो बच्चों आकृति ए में वाष्प धारण क्षमता को तो 40 दर्शाया जा रहा है। इस वायु की जो वाष्प धारण क्षमता है वह 40 है, लेकिन उसमें आर्द्रता 0 है, अर्थात यह शुष्क वायु है। आकृति 1 में चलते हैं कि बच्चों हम देखते हैं यहाँ वाष्प धारण, लेकिन वायु की आर्द्रता यहाँ 10 है। तो ऐसी वायु गर्म हवा होती है, गर्म वायु होती है, जो बच्चों रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। आकृति 2 पर चलते हैं तो हम देखते हैं वाष्प धारण क्षमता तो 40 है, जैसा कि हम आकृति ए में बताया गया है, लेकिन यहाँ बच्चों वायु की आर्द्रता 30 है, अर्थात आर्द्रता 30 है। तो ऐसी वायु बच्चों नम वायु अर्थात नम हवा कही जाती है, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलती है। तीसरी आकृति पर चलते हैं बच्चों, तो यहां हम देखते हैं कि ए में वायु की आर्द्रता आपको मालूम है कि वायु की वाष्प धारण क्षमता 40 दर्शाया गया है, लेकिन वही हवा यहाँ हम देख रहे हैं तो पूर्ण रूप से अर्थात जो 40 ग्राम उसका जो आर्द्रता दिखाया गया है वह 40 ग्राम आर्द्रता यह पूरा इसमें ग्रहण कर लिया है। इसका मतलब बच्चों कि जो वायु की आर्द्रता यहाँ 40 पूर्ण रूप से ग्रहण है वह वायु की वाष्प धारण क्षमता के बराबर हो गई है। तो बच्चों जब किसी वायु की वाष्प धारण क्षमता के बराबर उसकी वायु की आर्द्रता हो जाती है तो वह वायु वाष्प संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो इससे आप लोगों को वाष्प संतृप्त अवस्था स्पष्ट हो गया होगा कि वायु की जितनी वाष्प धारण क्षमता होती है, यदि वह पूरा का पूरा आर्द्रता उसमें समा गया है, उतना आर्द्रता समा गया है, तो वह वायु संतृप्त अवस्था में हो जाती है। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अर्थात आर्द्रता मापन की बात यहाँ होती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो बच्चों किसी विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट समय पर वायु में स्थित वाष्प की मात्रा ही वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अर्थात बच्चों हवा में जो आर्द्रता मौजूद है वह आर्द्रता ही निरपेक्ष आर्द्रता होती है, लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता को हम एक निश्चित आयतन अर्थात 1 घन मीटर वायु में जो आर्द्रता का हम मापन करते हैं वही निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो बच्चों निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई ग्राम प्रति घन मीटर होती है। सागरी भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की अपेक्षा अधिक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुव के पास कम होती जाती है। बच्चों धरातल पर भूमि तथा जल का वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। निरपेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि वायु में जल की वाष्प की मात्रा तथा उस वायु का आयतन का जो अनुपात होता है वही निरपेक्ष आर्द्रता होती है, या उसको हम सूत्र के रूप में देखें तो निरपेक्ष आर्द्रता बराबर वायु में जलवाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन। अब हम बच्चों आगे चलते हैं, आपको सापेक्ष आर्द्रता की जानकारी देते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता में हम देखते हैं तो किसी विशिष्ट तापमान और विशिष्ट आयतन, अर्थात बच्चों जैसा हम कहते हैं कि सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम पर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उस वायु की वाष्प धारण क्षमता का जो अनुपात होता है वही वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। बच्चों वायु की सापेक्ष आर्द्रता हम 100 में निकालते हैं, अर्थात सापेक्ष आर्द्रता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है।
समांतर सुबह और रात में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। दिन में तापमान होने से सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में तापमान बढ़ जाता है, अर्थात तापमान हो जाता है, गर्मी हो जाती है, इसलिए सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। तटीय क्षेत्र की आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए वहां की वायु नम होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है, इसलिए वहां की वायु शुष्क होती है। बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता का मान निकालने के लिए, उसकी गणना करने के लिए हम वायु की निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात वायु में कितनी आर्द्रता मौजूद है अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता, तथा वह वायु कितना अधिकतम कितना वाष्प धारण कर सकती है, दोनों का अनुपात यदि हम 100 में निकालते हैं तो वह सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अर्थात बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। ये तो बच्चों सूत्र के अनुसार हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता कैसे हम किसी वायु का ज्ञात करते हैं, कैसे उसका मापन करते हैं, वह पद्धति की जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं बच्चों, एक आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है। आप ग्राफ को देखिए। यह ग्राफ यह बता रहा है बच्चों, जैसे नीचे लिखा गया है, हवा का तापमान आपको y अक्ष पर लिखा गया है आर्द्रता। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है अर्थात तापमान पे अंतर हो रहा है, वैसे वैसे सापेक्ष आर्द्रता में भी अंतर आ रहा है। अर्थात बच्चों, तापमान में पड़ने वाले अंतर के अनुसार वायु में वाष्प के प्रमाण में भी अंतर आ जाता है, जिससे सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती है। यह बच्चों आपको ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट भी हो रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, शीत ऋतु की जो सापेक्ष आर्द्रता है वह बताया गया बच्चों यहाँ 100%। वसंत ऋतु अर्थात उससे गर्म मौसम वसंत ऋतु, उसमें हम देखते बच्चों कम हो गया, 80% हो गया। और वहीं बसंत ऋतु से और गर्म अर्थात और तापमान बढ़ रहा है तो ग्रीष्म ऋतु, उसमें सापेक्ष आर्द्रता 80% ग्राफ में बता रहा है बच्चों। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तापमान के अंतर के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं कि वायु में स्थित गैसीय अवस्था की जलवाष्प का जल के कणों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम द्रवण कहते हैं। अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने जैसे कृति में देखा बच्चों कि जिस प्रक्रिया के द्वारा अर्थात यह गैसीय अवस्था में जो जलवाष्प था वह जलवाष्प जल के कणों में अर्थात जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हुआ, वह प्रक्रिया ही कंडेंसेशन अर्थात द्रवण कहलाता है। दूसरा बच्चों, वातावरण में जलवाष्प यदि सीधे घन के रूप में अर्थात ठोस रूप में, अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि पानी का ठोस रूप अर्थात बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है, ऐसी क्रिया को उदात्तीकरण अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। दोनों बातें ध्यान से देखिए बच्चों, जो द्रवण क्रिया है वह जलवाष्प का जल के कणों अर्थात जल के रूप में द्रव के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया है, और यहाँ जो सब्लिमेशन है वह सीधे जलवाष्प से सीधे बर्फ के रूप में अर्थात द्रव में नहीं, जलवाष्प से सीधे ठोस रूप में जो परिवर्तित होने की क्रिया है वह सब्लिमेशन कहलाता है। आगे बच्चों, वायु की सापेक्ष आर्द्रता यदि 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है, उस समय की वायु का ओस बिंदु का तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। तो इस तरह से बच्चों द्रवण प्रक्रिया के लिए तापमान का कम होना तथा सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना आवश्यक होता है। आगे हम बच्चों देखते हैं
यदि संघनन की प्रक्रिया धरातल के पास होती है तो हम ओस अर्थात कोहरा कहते हैं, या ओस या कोहरा बनता है। यदि यही संघनन की प्रक्रिया या कंडेंसेशन यदि ऊंचाई पर होता है, अधिक ऊंचाई पर होता है, तो हमें मेघ बनता है, अर्थात उसे हम मेघ कहते हैं। यहाँ बच्चों एक शब्द आपको आया है, वह है ओस बिंदु तापमान। यह जो भौगोलिक शब्द है ओस बिंदु तापमान का मतलब होता है बच्चों वह तापमान जिस पर किसी विशिष्ट वायु राशि में स्थित वाष्प का रूपांतरण जल के कणों में होने लगता है, तो वह तापमान ओस बिंदु तापमान कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ओस बिंदु तापमान की जानकारी हो गई, और किस तरह से यह जो जल में वाष्प का जल में परिवर्तन हुआ उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया क्या होती है, यह हमने आपको जानकारी दिया। आगे बच्चों जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यदि संघनन अधिक ऊंचाई पर होता है तो मेघ बनते हैं। तो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। यहाँ हम देखते हैं बच्चों जो चीजें आपको हमने बताया द्रवण और सब्लिमेशन का, उसी को हम चार्ट के द्वारा बच्चों दिखाया गया है। कैसे पानी वाष्प में बदलता है, पुनः वाष्प कैसे बर्फ में बदलता है, या वाष्प कैसे जल में बदलता है। यह क्रिया हम यहाँ आपको आकृति के द्वारा दिखाए, जिससे आपको यह थोड़ा सा वापस रिमाइंड हो गया होगा प्रक्रिया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यह आकृति देखिए, यह चित्र देखिए, इस चित्र में को देखने से आपको क्या लगता है? यह जो चित्र है वह देखने से आपको क्या लगता है बच्चों कि सूर्य से जो तापमान निकलता है, जो गर्मी निकलती है, वह बच्चों समुद्र के सतह पर आ रही है। सूर्य कि इस उष्मा से जल तथा धरातल की सतह का तापमान बढ़ता है। बढ़ने से क्या होता है बच्चों, जब यह तापमान बढ़ता है तो यह हवा गर्म होती है, पानी भी गर्म होकर के वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आप देख रहे हैं बाएं तरफ लिखा हुआ बच्चों कि यह गर्म हवा और जल वाष्प धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जब कोई भी वाष्प को हम गर्म करते हैं वह फैलती है, हल्की होती है, तो वह क्या होती है, ऊपर उठती है, तो वह ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है वहां ठंडी हवा के मिलने के बाद यह जलवाष्प संघनित होता है। अभी आपको बताया गया बच्चों संघनन संघनित होता है। संघनित होने के बाद वह वाष्प जल के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह चित्र आपने देखा बच्चों, तो यह आगे आप देखिए बच्चों, आपको स्पष्ट हो गया होगा, हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे सूर्य की गर्मी है, इस सूर्य के गर्मी के कारण जो सूर्य की गर्मी निकल रही है, इस सूर्य की गर्मी से किस तरह से जलाशय से हम देख रहे हैं जल के वाष्प। देखिए बच्चों जल के वाष्प कैसे ऊपर जा रहे हैं, और यह जल का वाष्प ऊपर जाने के बाद जब ठंडा होता है तो मेघ बनता है। और उसके बाद यदि उसमें से यह जल का वाष्प के कण आपस में पुनः ठंडे होने के बाद, संघनित होने के बाद जल की बूंदों के रूप में कैसे नीचे आते हैं, इस आपको वीडियो से आपको सारी बातें, किस तरह से बादल बनता है और बादल बनने की क्रिया क्या होती है, मेघ बनने की क्रिया क्या होती है, आपको बच्चों स्पष्ट हो गया होगा। और आगे हम चलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं यह जो वातावरण में जो भौगोलिक परिवर्तन है, जरा हम उसको देखते हैं। अभी तो आपने कृति देखा किस तरह से जो जलवाष्प है किस तरह से ऊपर उठता है और कैसे उसमें परिवर्तन होता है ऊंचाई पर जाने के बाद। तो अब उसका हम यदि आगे उसके भौगोलिक परिवर्तन को देखते हैं बच्चों, तो हमें और स्पष्ट होगा। जैसा कि बच्चों सूर्य की उष्मा से भूमि और जल गर्म होते हैं, ऐसा उसमें आपको चित्र में देखे होंगे बच्चों। सतह के पास की वायु गर्म होती है, फैलती है,
और वायु का घनत्व कम हो जाता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है, अर्थात आर्द्रता बढ़ती है। वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है और यही रूपांतरण जिस ताप पर होता है बच्चों, उसे हम औष बिंदु तापमान या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। बच्चों, संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जल कण, हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं क्योंकि वो अति सूक्ष्म होते हैं, भारहीन हो जाते हैं। तो वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास से एकत्र होने लगते हैं। ये जो जल कण है, यह धूल के कणों के पास एकत्र होने लगते हैं और एकत्र होने के बाद एक दूसरे से वो मिलते हैं, जिससे आकार में बड़े होने लगते हैं। और यह बड़े होने के बाद अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं बच्चों कि जल वाष्प जब धूल के कण साल्ट के अगल बगल, लवण के अगल बगल के कणों के बगल वह धीरे धीरे संघनित होकर के हवा में धीरे धीरे हल्के से तैरने लगते हैं, तो उसे हम मेघ कहते हैं। वायु के जोरदार उद्गामी प्रवाह के कारण वे बच्चों तैरते हैं और इस मेघ के तैरने से हमें कैसे बच्चों यह स्पष्ट भी कैसे होता है, जैसे कि हम जब हवा में देखते हैं, हवा चलती है, बादल आकाश में होते हैं, तो कैसे बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वह वहां तैरते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम अभी आपको हमने मेघ की जानकारी दिया। अब हमें क्या कौन कौन सी पॉइंट हमें मेन इसमें समझ में आया, वह आपको बच्चों दिखाते हैं कि अथवा के समूह वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास एकत्र होने से मेघ बन जाता है। सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होने से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने के करीब करीब भारहीन अवस्था में हो जाते हैं। इसलिए मेघ वायु में तैरने लगते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि एकदम करीब करीब भारहीन अवस्था में हो जाते हैं। तो जिस तापमान जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है, यही तापमान वायु का औष बिंदु तापमान पहले भी ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर निर्भर करता है। अर्थात बच्चों, अब हम आपके दिमाग में बच्चों यह प्रश्न आता होगा कि यह मेघ हवा में जो तैरते रहते हैं, तो हमें वर्षा कैसे होती है। तो जैसा कि बच्चों जानते हैं कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो यह सापेक्ष से अधिक हो जाता है। जब पानी का भार अधिक होता है तो वह जमीन पर नीचे गिरती हैं। तो जो जमीन पर गिरती है बच्चों, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, उन बूंदों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, वह भी आपको हम दिखा रहे हैं बच्चों। हम देख रहे हैं बच्चों, यह वर्षा की बूंद है जिसका व्यास, अधिकतम व्यास 5 मिलीमीटर होता है। आप देख रहे हैं बच्चों, जो दाहिने तरफ चित्र है, सूक्ष्म कण संघनित होकर के फिर उसके नीचे देख रहे हैं बच्चों, संघनन से जो मेघ में जल के कण बनते हैं। और यह जो बाएं तरफ दिखाया है बच्चों, यही मेघ के कण जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, तो इनमें मेघ के कणों में जो आपसी जो सरफेस टेंशन होता है उसके कारण, और साथ ही हवा जब नीचे आती है तो हवा भी उसको रोकता है विपरीत दिशा में, तो हवा भी अवरोध होता है। नीचे और चित्र दिखाई जा रहा है, उसमें एक mm के कण, 2 mm के जल कण, 3 अर्थात एक आपस में मिलते हैं तो उससे बड़ी, फिर वो बूंदें नीचे आती हैं एक दूसरे से एक दूसरे के संपर्क पाने में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उससे बड़ी होती हैं। और जब वह बूंदे का लगभग अधिकतम व्यास होने लगता है, अर्थात 5 मिलीमीटर तक व्यास होता है, तो वह प्रभाव के ये हवा के अवरोध के कारण या किन्हीं अन्य कारणों के कारण वह टूट जाती हैं और कई बूंदों के रूप में हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों, जो वर्षा की बूंद को मैंने स्पष्ट किया कि उनकी आकृति कैसी होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं,
या जो जमीन पर आते हैं तो उनमें कैसे गोल होते हैं और फिर कैसे वह टूट जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। बच्चों आपको इस पाठ में हमने जानकारी दिया बच्चों, ऊष्मबिंदु तापमान क्या होता है, वाष्प धारण क्षमता क्या होता है, संतृप्त हवा क्या होती है, मेघ कैसे बनते हैं, वह आपको आकृति के द्वारा अर्थात उसकी प्रक्रिया के द्वारा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।